प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन का क्षेत्र, इसकी प्रकृति तथा महत्व के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। लोक प्रशासन कोई नई विषय वस्तु नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये उतना ही पुराना है जितना कि हमारा समाज। प्राचीन काल में लोक प्रशासन आपसी झगड़ों को सुलझाने, अपराध रोकने, शांति व्यवस्था स्थापित करने के कार्य करता था। धीरे धीरे लोक प्रशासन की भूमिका में परिवर्तन आए और वर्तमान में लोक प्रशासन जन कल्याण के कार्यों को संपादित करता है। राज्य द्वारा जन कल्याण की जो नीतियां बनाई जाती हैं, लोक प्रशासन उन नीतियों को लागू करता है। प्रशासन द्वारा सार्वजनिक नीतियों को संपादित करने के कारण ही इसे लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। लोक प्रशासन मानव जीवन की असंख्य आवश्यकताओं को पूरी करता है। डेमोक ने कहा है, डेमोक एक विद्वान हुए हैं लोक प्रशासन के, उन्होंने कहा है, आज लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप में हमारे संपूर्ण जीवन में और कार्यों में छा गया है और ये हमारी सभ्यता का मूल आधार बन गया है। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्य समाज का अंग है, जिसमें राज्य के उस स्वरूप ने जन्म लिया है जिसे हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। एक दूसरे विद्वान हुए प्रोफेसर डॉनहम, उन्होंने लोक प्रशासन को आधुनिक सभ्यता का हृदय बताया है और आगे कहते हैं, यदि आधुनिक मानव सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण ही होगा। अर्थात प्रशासन का महत्व इतना अधिक है, प्रशासन अपना काम अगर कुशलतापूर्वक नहीं करे, तारतम्यता से नहीं करे, तो सभ्यता के असफल होने के पूरी उम्मीदें हैं। प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन को समझने से पहले प्रशासन का अर्थ समझ लेना चाहिए। प्रशासन अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी पर्यायवाची है। एडमिनिस्ट्रेशन, एड प्लस मिनिस्ट्रेशन शब्द से मिलकर बना है और जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना या लोगों की सेवा करना। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रशासन का अंग्रेजी पर्याय तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन प्रशासन जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये प्रा उपसर्ग और सास धातु से बना है, जिसका अर्थ है उत्कृष्ट रीति से कार्य करना। वैदिक युग में प्रशासन का प्रयोग सोम आदि यज्ञों में मुख्य पुरोहित द्वारा अन्य सहायक पुरोहितों को यज्ञ सामग्री या अन्य कार्यों के बारे में निर्देश देने का कार्य आदि के संदर्भ में होता था। वर्तमान में प्रशासन शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है। सरकार के पर्यायवाची के रूप में, जैसे नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार, राजीव सरकार, वाजपेयी सरकार। दूसरा, ज्ञान की शाखा के रूप में, अर्थात प्रशासन के आधार पर किसी संस्था के प्रबंध का अध्ययन करना, ऐसे ज्ञान की शाखा के रूप में किसी संस्था की संगठनात्मक कार्यप्रणाली का, संगठनात्मक व्यवस्था का और कार्यप्रणाली का अध्ययन करना। तीसरा है सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने के कार्य के रूप में। सरकार द्वारा जो भी नीतियां निर्मित की जाती हैं, उन नीतियों का जो क्रियान्वयन किया जाता है तो वो प्रशासन का कार्य होता है। प्रशासन के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। प्रबंध करने की कला के रूप में, जैसे किसी विभाग द्वारा जनहित के कार्य किए जाते हैं तो उनका प्रबंध करना, मैनेजमेंट संभालना, वो भी प्रशासन का अर्थ देता है। प्रशासन में अनेक व्यक्तियों का सहयोग, संगठन और हित या उद्देश्य निहित होते हैं। अर्थात प्रशासन वह क्रिया है जिसमें अनेक व्यक्ति सहयोग पूर्वक काम करें, संगठित होकर काम करें और किसी निश्चित उद्देश्य के लिए काम करें। अर्थात कोई अकेला व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है
तो वो प्रशासन नहीं है। लेकिन जब अनेक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं और एक निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो वह कार्य प्रशासन कहलाता है। अर्थात अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। प्रशासन की परिभाषाएं, अलग अलग विद्वानों ने प्रशासन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे एल डी वाइट की परिभाषा, किसी उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण को ही प्रशासन की कला कहा जाता है। अर्थात प्रशासन, एल डी वाइट के अनुसार प्रशासन एक ऐसा कार्य है, प्रशासन एक ऐसी कला है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य निश्चित होना चाहिए और जिसमें बहुत सारे व्यक्ति हों, उनको निर्देशित, समन्वित और नियंत्रित किया जाता है। पिफनर और प्रेस्टस ने कहा है, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों का संगठन एवं निर्देशन ही प्रशासन है। एच ए साइमन ने कहा है, जो समूह यानी एक से अधिक व्यक्ति जिसमें हो, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं, यानी कि समूह हो, कोई निर्देश हो, उद्देश्य हो, समूह हो और कोई उद्देश्य हो और सहयोगपूर्वक कार्य किया गया हो, तो उनके कार्यों को प्रशासन कहा जाता है। जेड ए विग, प्रशासन एक चैतन्यपूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला नियोजित कार्य है। चैतन्यपूर्ण यानी चेतनापूर्ण, सोचे समझे तरीके से जो ध्येय यानी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। एफ एम मार्क्स, प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चयात्मक क्रिया है। नीग्रो की परिभाषा इसमें बीच में छूट गई। प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने प्रशासन की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर, ये जो परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रशासन के जो क्या लक्षण हो सकते हैं। प्रशासन का पहला लक्षण है कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। दूसरा लक्षण है कोई ना कोई निर्धारित उद्देश्य होगा। तीसरा लक्षण है कि दो उद्देश्य होते हैं, एक तो संगठन का उद्देश्य होता है और एक संगठन में जो व्यक्ति काम करने आए हैं उनका उद्देश्य अलग होता है। जैसे कोई कर्मचारी है, कर्मचारी का उद्देश्य है संगठन से वेतन प्राप्त करना, और संगठन का उद्देश्य है, जैसे कि कोई कॉलेज है तो कॉलेज का उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना, लेकिन कॉलेज में जो अध्यापक या जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उनका उद्देश्य है कॉलेज से वेतन प्राप्त करना। तो दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो गए। अर्थात संगठन में जो व्यक्ति भाग लेते हैं उनके उद्देश्य और संगठन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। संगठित प्रणाली से कार्य करना, प्रशासन संगठित होकर कार्य करता है। अगर अकेला व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह प्रशासन नहीं है। अधिकारियों के पास अधिकार होना, अर्थात प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारी के पास दूसरों से कार्य कराने का अधिकार होता है। व्यापक संगठन के लिए प्रयोग, प्रशासन शब्द का प्रयोग जो है विशाल और व्यापक और औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। परिवार जैसे छोटे संगठन प्रशासन नहीं कहलाते। प्रशासन के दृष्टिकोण, प्रशासन के संबंध में सामान्यतः दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण एक व्यापक दृष्टिकोण होता है, व्यापक यानी बड़ा और विस्तृत दृष्टिकोण होता है। इस एकीकृत दृष्टिकोण में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो प्रशासन के उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर के कर्मचारी द्वारा की जाती है। अर्थात जो संस्था है उसका सबसे शीर्षस्थ अधिकारी से लेके और उसके छोटे से छोटे चपरासी तक के जो कार्य हैं वो प्रशासन की क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। उन सभी की क्रियाओं को प्रशासन का अंग माना जाता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण इससे अलग विचार रखता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में केवल उन व्यक्तियों के कार्यों को ही सम्मिलित किया जाता है जो प्रबंध से संबंधित कार्यों को करते हैं, जो मैनेजिंग का कार्य करते हैं, देखभाल का कार्य करते हैं, जो दूसरों से कार्य करवाते हैं। यह दृष्टिकोण प्रशासन के क्षेत्र को केवल प्रबंधकीय कार्यों तथा प्रबंधकीय तकनीक तक सीमित रखता है।
अर्थ इस प्रकार जो व्यक्ति निर्देश देते हैं, निरीक्षण करते हैं, नियंत्रण करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कार्यों में समन्वय करते हैं, वित्तीय नियंत्रण करते हैं या दूसरों से कार्य करवाते हैं, इनको प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण माना जाता है। लोक प्रशासन। प्रशासन के बारे में जान लेने के बाद अब हम लोक प्रशासन के बारे में जानते हैं। लोक प्रशासन दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है सार्वजनिक या सारी जनता। लोक शब्द इंगित करता है कि लोगों के लिए किया जाने वाला प्रशासन। लोक शब्द इसे सरकार तक सीमित कर देता है। सरकार के द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाएं सार्वजनिक और लोकहित की होती हैं, जनहित की होती हैं, इसलिए सरकारी कार्यों को लोक प्रशासन कहा जाता है। अंग्रेजी में लोक प्रशासन अंग्रेजी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में लिखा जाता है और अंग्रेजी के दो शब्द पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर ये बना है। पब्लिक का अर्थ होता है लोक यानी पब्लिक जनता, सार्वजनिक या सरकारी। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। अतः पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है जनता का प्रशासन या जनता के लिए प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों एड प्लस मिनिस्ट्रियर, फ्रेंच भाषा में एडमिनिस्टर और पुरानी अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रन रहा है। इसका अर्थ होता है काम करवाना या व्यक्तियों की देखभाल करना या कार्यों की व्यवस्था करना। लोक प्रशासन का अर्थ उन सरकारी प्रयासों की प्रक्रिया होता है जो जनता के लिए की जाती हैं। अब लोक प्रशासन की परिभाषाएं, अर्थ जानने के बाद परिभाषाएं। वुडरो विल्सन ये लोक प्रशासन के जनक कहे जाते हैं, लोक प्रशासन के पिता कहे जाते हैं वुडरो विल्सन। तो इन्होंने लोक प्रशासन की जो परिभाषा दी, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। लोक प्रशासन क्या है? जो कानून को क्रियान्वित करे। कानून को क्रियान्वित करने की प्रतिक्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। एल डी वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। लोक नीति अर्थात जनहित में सरकार द्वारा जो नीति बनाई जाती है। पिफनर प्रशासन का अभिप्राय जनता का सहयोग करके सरकार के कार्य का संचालन करना है। H.A. साइमन लोक प्रशासन का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा संपादित की जाती है। स्थानीय सरकार अर्थात नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये तो शहरी क्षेत्र की स्थानीय सरकार। ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय सरकारें जो होती हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। W.F. विलोपी अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन का कार्य वह है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध रखता है, चाहे वे सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो, और अपने संकुचित अर्थ में वह केवल प्रशासकीय शाखा अर्थात कार्यपालिका की कार्रवाइयों से संपर्क रखता है। लूथर गुलिक लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का भाग है जिसका संबंध शासन से है। पर्सी मैक्विन लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वे केंद्र सरकार द्वारा कार्य संपादित हों या स्थानीय सरकार के द्वारा संपादित हों। मार्शल ई डिमॉक लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या विषय वस्तु है, किसी क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान है जिसके द्वारा एक प्रशासक अपने कार्य को पूरा करता है। कैसे प्रबंध की तकनीकी है, पद्धति है, यह वो सिद्धांत है जिससे अनुकूल संचालित कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाया जाता है। दोनों ही अनिवार्य हैं, दोनों का समन्वय ही प्रशासन है। ग्लेडन लोक प्रशासन का सरोकार सरकारी प्रशासन से है। ग्लेडन ने आगे कहा है लोक प्रशासन बहुरूपी है और इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में ही इसे समझा जा सकता है। एच वॉकर किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो भी काम करती है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। नीग्रो लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं विधायिका, न्याय संबंधी और कार्यकारी तथा इनकी परस्पर संबद्धता के साथ है। तो ये लोक प्रशासन की परिभाषा है। अब हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र अर्थात
उस सब्जेक्ट का विस्तार कहाँ तक है। तो प्रशासन या लोक प्रशासन, इनका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। मार्क्स ने कहा है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वो सभी बातें आ जाती हैं जिनका संबंध सार्वजनिक नीति से है। स्थायी परंपराओं के अनुसार, अर्थात जो परंपराएं प्रचलित हैं उनके अनुसार लोक प्रशासन के अर्थ में असैनिक संगठन कर्मचारियों एवं कार्य प्रक्रियाओं से लगाया जाता है जो प्रशासन को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यपालिका को दिए जाते हैं। वर्तमान में लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया जाता है। एल.डी. वाइट, मार्क्स और बिलोवी इस व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान हैं। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में सभी क्रियाकलाप आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना, लागू करना या क्रियान्वित करना होता है। संकुचित दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण में लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन इसके समर्थक विद्वान हैं। साइमन ने कहा है लोक प्रशासन के क्षेत्र में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा के द्वारा संपादित किए जाते हैं। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, ये पोस्ट है, ये लिखने में गलत हो गया, POSD, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया। यूँ तो लूथर गुलिक से पहले पोस्ट कॉर्प शब्द का प्रयोग ओरविक और हेनरी फ्यूल विद्वानों ने भी किया था, लेकिन व्यापक मान्यता लूथर गुलिक के दृष्टिकोण को मिली। पोस्ट कॉर्प में 7 शब्द आते हैं, जैसे पहला P, O, S, D, CO, R और B। P का तात्पर्य है प्लानिंग, अर्थात नियोजन करना, योजना बनाना, किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना। O, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना, अर्थात मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों का उचित समन्वय करना और उनको संसाधनों को व्यवस्थित ढंग से उपयोग में लाना। S, स्टाफिंग, अर्थात कर्मचारियों की व्यवस्था करना, कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, ये स्टाफिंग के अंतर्गत शामिल गतिविधियाँ होती हैं। D, डायरेक्टिंग, अर्थात निर्देशन प्रदान करना, निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, नेतृत्व की भूमिका अदा करना ही निर्देशन प्रदान करना होता है। और निर्देश देने का जो उद्देश्य होता है, अधीनस्थ कार्य में ठीक ढंग से काम करें। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का अर्थ है समन्वय करना, तालमेल बिठाना, जिससे कार्यों में दोहराव ना हो या संघर्ष ना हो। R, रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना, अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा योजना और कार्यों का फीडबैक उच्च अधिकारियों को दिया जाता है। अधीनस्थ कर्मचारी बताते हैं कि आज हमने इतना कार्य कर दिया या इस महीने में इतना कार्य किया गया, और उस प्रतिवेदन को उच्च अधिकारियों को भेजते हैं, इसे रिपोर्टिंग कहते हैं। B, बजटिंग, बजट तैयार करना, संगठन के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना, ये बजट बनाना होता है। बजट संगठन का दर्पण होता है। इस प्रकार लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प इन 7 शब्दों में लोक प्रशासन के क्षेत्र को सीमित किया या परिभाषित किया। लेविस मेरियम नाम के विद्वान ने पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की आलोचना की और उन्होंने एक पाठ्य विषय संबंधी दृष्टिकोण दिया। लेविस मेरियम ने कहा कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण स्वेच्छाचारी है, काल्पनिक है और संकुचित है। इसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, अर्थात ये इतना संकुचित है कि प्रशासन के तो जो वास्तविक तत्व हैं उनको तो इसमें स्थान ही नहीं मिला।
इसमें पाठ्य विषय वस्तु के ज्ञान को शामिल ही नहीं माना गया है। मैरियम ने कहा कि जैसे कैंची के दो फलक होते हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। उस औजार का एक फलक तो पोस्ट कॉर्ड दृष्टिकोण है, जहाँ ये पोस्ट कॉर्ड दृष्टिकोण में जो प्रशासन की तकनीकें हैं। दूसरा फलक वह विषय वस्तु या क्षेत्र जिसमें से लागू किया जाता है। अर्थात लेविस मैरियम का कहना था कि पोस्ट कॉर्प जो दृष्टिकोण है ये तो प्रबंधकीय तकनीकों को बताता है, लेकिन तकनीकें लागू कहाँ की जाएंगी उस क्षेत्र को तो इसमें बताया ही नहीं गया है। अर्थात कैंची का जो दूसरा फलक है वो उस विषय क्षेत्र को बताएगा जहाँ इन पोस्ट कॉर्प तकनीकों को लागू किया जाना है। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में मानवीय तत्वों की उपेक्षा की गई है। चौथा दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण को आधुनिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। आदर्शवादियों के अनुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी हैं और लोक प्रशासन को भी लोक कल्याणकारी माना जाता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित या जनता का कल्याण करना। इस दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं कि आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं है, अर्थात इससे भी ज़्यादा है, वरन वह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधन है। इससे स्पष्ट है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर, उसका स्वभाव। लोक प्रशासन के क्षेत्र में तो लोक प्रशासन विषय का विस्तार कहाँ तक है, कहाँ तक लोक प्रशासन किसी चीज़ को प्रभावित करता है, और लोक प्रशासन की प्रकृति में उसका स्वभाव, उस विषय का स्वभाव कैसा है उसका अध्ययन किया जाता है। तो लोक प्रशासन की प्रकृति तीन प्रकार की है, एकीकृत, प्रबंधात्मक या आधुनिक दृष्टिकोण। इन तीन तरीकों से लोक प्रशासन की प्रकृति का अध्ययन किया जा सकता है। एकीकृत दृष्टिकोण में कहा गया है कि लोक प्रशासन के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली क्रियाओं का समग्र योग ही प्रशासन है। एकीकृत दृष्टिकोण, लोक प्रशासन में उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो भी क्रिया की जाए वो सब प्रशासन है। चाहे वो क्रिया संदेश वाहक करे, चाहे वो फॉरमैन हो, चौकीदार हो, चपरासी, लिपिक, सभी के कार्यों को प्रशासन कहा जाता है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण में केवल उन लोगों को ही प्रशासन माना जाता है जो उच्च पद पर पदासीन होते हैं, अर्थात प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करने वाले लोगों को प्रशासन के इस दृष्टिकोण में सम्मिलित किया जाता है। गुलेक ने लिखा है, प्रशासन का संबंध कार्य पूरा करने या निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करवाने से है। आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण में कहा गया है कि अलग अलग संदर्भों में प्रशासन को समाज के विकासशील होने की प्रक्रिया में देखा जाना चाहिए। यानी अलग अलग संदर्भों में प्रशासन को अलग अलग प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। एक बढ़ती हुई प्रक्रिया, ग्रोइंग स्टेज में देखा जाना चाहिए। डेमोक और कोइंग ने कहा है, अध्ययन विषय के रूप में अगर हम माने कि लोक प्रशासन एक अध्ययन विषय है, तो लोक प्रशासन उन सभी प्रयत्नों के प्रत्येक पहलू की परीक्षा करता है जो कानून और लोक नीति को लागू करने के लिए किए जाते हैं। अगर हम लोक प्रशासन को एक प्रक्रिया माने तो इसमें सभी प्रयत्न आ जाते हैं जो किसी संगठन में अधिकार क्षेत्र प्राप्त करने से लेकर अपनी अंतिम ईंट रखने और उठाए जाने तक किए जाते हैं। और अगर इसको एक व्यवसाय माने तो व्यवसाय के रूप में लोक प्रशासन किसी भी सार्वजनिक संस्थान के क्रियाकलापों का संगठन तथा संचालन करता है। अर्थात लोक प्रशासन का आधुनिक दृष्टिकोण इसको विकासशील संदर्भ में देखता है। अब हम अध्ययन करते हैं कि लोक प्रशासन जैसे सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, तो क्या लोक प्रशासन एक विज्ञान है या एक कला है?
यदि हम माने कि लोक प्रशासन एक कला है, तो कला होती क्या है? कला किसी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आवश्यक ज्ञान कला कहलाता है। कला में अभ्यास का अधिक महत्व होता है। कौशल, अभ्यास तथा आकर्षण पर आधारित ज्ञान कला माना जाता है। कला यद्यपि व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती है, फिर भी उसे अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ग्लेडन ने कहा है, कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु ये सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक बल देती है। लोक प्रशासन को कला मानने का प्रमुख कारण इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। कुशल प्रशासक बनने और उसकी दक्षता प्राप्त करने के लिए समुचित प्रशिक्षण और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। लोक प्रशासन को कला मानने के पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, जैसे नैसर्गिक प्रतिभा, नैसर्गिक यानी जन्मजात प्रतिभा। कला जन्मजात होती है। कुछ का मानना है कि कला जन्मजात होती है, कला व्यक्ति को ईश्वर की देन होती है, कलाकार जन्म लेता है। दूसरा तर्क है अभ्यास की आवश्यकता। कला में अभ्यास का अत्यधिक महत्व है। अभ्यास के द्वारा कौशल और प्रतिभा को निखारा जाता है। तीसरा है सृजनात्मक क्षमता। प्रत्येक कलाकार सृजनात्मकता के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। सृजनात्मकता यानी रचनात्मकता, कलाकार की अपनी कोई कृति। कलाकार अपनी सृजनात्मकता के द्वारा अपनी कला में कुछ ना कुछ नए प्रयोग करता रहता है। कला का माध्यम, प्रत्येक कला का कोई ना कोई माध्यम होता है। जैसे रंग चित्रों को बनाने का माध्यम है, ध्वनि संगीत का माध्यम है, शब्द साहित्य के माध्यम है। उसी प्रकार संगठन प्रशासन का माध्यम है। परिवर्तनशीलता, लोक प्रशासन की कला परिवर्तनशील होती है। जिस प्रकार विभिन्न कलाएं और उनकी प्रक्रियाएं और पद्धतियां परिवर्तनशील होती हैं, उनमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन की प्रक्रियाएं भी समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर संबंध। कला में सिद्धांत और व्यवहार में संबंध पाया जाता है। कला अमूर्त में मूर्त की अभिव्यक्ति है, यानी कि जो एक कल्पना है उसको कलाकार साकार करता है, उसके दिमाग की उपज है कला, जो वास्तविकता में नहीं होती, जो कलाकार के दिमाग में होती है। वो उस चीज़ को, जैसे कि चित्रकार के दिमाग में कोई चित्र है, अब उस चित्र को वो रंग के माध्यम से, अपनी पेंटिंग के माध्यम से कागज़ पर उकेरता है, तो वो अमूर्त की मूर्त अभिव्यक्ति है। प्रशासक, उसी प्रकार लोक प्रशासन में प्रशासक पहले सिद्धांत को व्यवहार में क्रियान्वित करता है और फिर उस क्रियान्वयन से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करता है। क्रमिक विकास, जिस प्रकार कला का क्रमिक विकास होता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन की प्रक्रियाएं भी समय और परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे विकसित और परिवर्तित होती रहती हैं। तो ये लोक प्रशासन के कला होने के पक्ष में तर्क हैं। अगला तर्क है लोक प्रशासन एक विज्ञान है। अब विज्ञान क्या होता है, पहले विज्ञान के बारे में जानते हैं कि तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। गार्नर ने कहा है, गार्नर एक विद्वान हुए राजनीति विज्ञान के, उन्होंने कहा है कि विज्ञान से हमारा तात्पर्य किसी विशेष विषय के उस एकीकृत ज्ञान भंडार से है जिसे विधिवत निरीक्षण, अनुभव अथवा अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा जिसके तथ्यों को समन्वित करके उनका क्रमबद्ध वर्गीकरण किया गया हो। विज्ञान की कुछ विशेषताएं होती हैं। विज्ञान में निरीक्षण और परीक्षण की पद्धति होती है। इसमें अवलोकन और तथ्यों का संग्रह किया जाता है। विज्ञान में तथ्यों का वर्गीकरण तथा सारणीयन किया जाता है। विज्ञान में सुनिश्चित और सार्वभौमिक नियम होते हैं। विज्ञान में अपरिवर्तनशीलता और सार्वभौमिकता होती है। विज्ञान में विषय का वर्गीकरण और व्यवस्थित ज्ञान होता है। विज्ञान में भविष्यवाणी की जाती है। विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान जैसे वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। दूसरी विज्ञान होती है सामाजिक विज्ञान।
सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र। लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। लोक प्रशासन का संबंध मानव समाज से है और मानव व्यवहार से है। समाज से बाहर लोक प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती। लोक प्रशासन समाज की आवश्यकता है तथा यह संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। तो अब तक हमने ये जाना कि लोक विज्ञान क्या होता है। अब इस स्लाइड में अध्ययन करेंगे हम कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। इस संबंध में 3 मत हैं। पहला मत यह है कि लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। क्या बाधाएं हैं? व्यापक कार्यक्षेत्र, कि लोक प्रशासन का जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और विविधताओं से युक्त है। इसमें वैज्ञानिक पद्धतियां प्रयुक्त नहीं की जा सकती। मूल्य तटस्थता का अभाव। लोक प्रशासन में मूल्य तटस्थता या निष्पक्षता का अभाव पाया जाता है। लोक प्रशासन से मूल्य पृथक नहीं हो सकते। मूल्य का मतलब वैचारिक मूल्य, हमारी सोच, हमारी विचारधारा। मूल्य का मतलब इससे है। मूल्य का मतलब कीमत से या वैल्यू से, उससे नहीं है, बाजार मूल्य से नहीं है। मूल्य का मतलब हमारी विचारधारा से है, हमारी सोच से है। अर्थात जब हम सोचते हैं तो निष्पक्ष होकर नहीं सोचते, किसी न किसी व्यक्ति की तरफ या अपनी तरफ पक्ष रखते हुए सोच जाते हैं, तो वो मूल्य तटस्थता नहीं हो पाती। इसलिए लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता। भिन्न मानव प्रतिक्रिया। लोक प्रशासन की विषय वस्तु मानव व्यवहार है, मानव का आचरण है, और मानव का आचरण चंचल होता है, मानव व्यवहार अस्थिर होता है। किसी भी घटना पर कोई 2 व्यक्ति एक समान प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। किन्हीं 2 व्यक्तियों से पूछा जाए कि आप इस घटना के बारे में बताइए, तो एक व्यक्ति कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, और हो सकता है कि वही व्यक्ति जिसने 1 घंटे पहले कुछ कहा था 1 घंटे बाद कुछ और कह दे। इसलिए मानव व्यवहार को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति मापा और विश्लेषित नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव। लोक प्रशासन के पास अपने सर्वमान्य यानी जिनको सभी माने, और सार्वभौमिक यानी कि जो पूरी दुनिया में प्रचलित हों, ऐसे सिद्धांतों का अभाव है। वैज्ञानिक पद्धति का अभाव। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन के पास प्रयोगशाला, वैज्ञानिक पद्धति और उपकरणों का अभाव पाया जाता है। पूर्व कथनीयता का अभाव। लोक प्रशासन के सिद्धांत भविष्य में विकसित हो जाएंगे, यह एक कोरी कल्पना है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोक प्रशासन में सर्वसम्मत, सर्वकालिक, सार्वभौमिक, विश्वसनीय सिद्धांतों का निर्माण असंभव है। मानव व्यवहार। मानव का व्यवहार जटिल, अस्थिर और व्यक्तिगत होता है। इसके संबंध में सर्वमान्य सिद्धांतों का निर्माण कैसे किया जा सकता है? पर्यवेक्षण तथा तथ्य परीक्षण का अभाव। लोक प्रशासन में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह पर्यवेक्षण और तथ्य परीक्षण संभव नहीं है, क्योंकि लोक प्रशासन का संबंध चेतन मनुष्य से है। तो ये पहला मत है जो ये कहता है कि लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है और आगे भी विज्ञान नहीं बन पाएगा। लेकिन दूसरा मत कहता है कि लोक प्रशासन अभी विज्ञान तो नहीं है, पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में विज्ञान है। मर्सोन नाम के विद्वान हुए, उन्होंने कहा है विज्ञान अन्वेषण, विज्ञान में अन्वेषण होता है, इंक्वायरी, और पर्यवेक्षण होता है, सुपरविजन। वो तो विज्ञान एक ऐसी पद्धति है जिसमें इंक्वायरी और सुपरविजन होता है। इसमें तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण और समन्वय किया जाता है। तो प्राकृतिक विज्ञान की सामग्री को नापा जा सकता है, उसमें ऐसे तथ्य मिलते हैं जिन्हें पृथक करके परखा जा सकता है, जिनमें एक रूपता पाई जाती है। पर ऐसी परिस्थितियां लोक प्रशासन में नहीं पाई जाती। इसलिए ये पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं है, आंशिक रूप से विज्ञान है। इसके प्रमुख विद्वान हैं जैसे वुडरो विल्सन, बिलोबी, चार्ल्स बियर्ड। अब एक तीसरा मत है जो कहता है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है और एक निश्चित विज्ञान है।
लोक प्रशासन के भी अपने सार्वभौमिक नियम हैं। लोक प्रशासन के पास भी सर्वकालिक सिद्धांत हैं। कोई भी विज्ञान अपने आप में पूर्ण विज्ञान नहीं है। जैसे मौसम विज्ञान की सभी भविष्यवाणियाँ सदा सत्य और पूर्ण नहीं होती। मौसम विभाग कहता है कि आज तूफान की संभावना है, आज बारिश की संभावना है, आज मूसलाधार की संभावना है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कोई भी डॉक्टर पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि उसका रोगी इतने दिन में ठीक हो जाएगा, कि भाई 5 दिन की दवा ले जाइए और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। कई बार 5 दिन से ज़्यादा की दवाइयाँ ले जानी पड़ती हैं, या फिर कई बार डॉक्टर को ही बदल देना पड़ता है। तो जब मेडिकल साइंस या मौसम विज्ञान वो ही अपने आप में पूर्ण विज्ञान नहीं है, तो फिर लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो इस तरीके से हैं। प्राकृतिक विज्ञानों की तरह अंतर विषयी। लोक प्रशासन में ज्ञान और अनुसंधान के मध्य अंतर्निर्भरता व्याप्त है, अर्थात लोक प्रशासन का अन्य विषयों से संबंध है। सार्वभौमिक सिद्धांत। लोक प्रशासन के कुछ ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जिनका परीक्षण कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है, जैसे संचार का सिद्धांत, समन्वय का, पर्यवेक्षण का, नियंत्रण का, केंद्रीकरण, निर्णय निर्माण, अवप्रेरणा का, मनोबल का सिद्धांत। ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। इनका पर्यवेक्षण किसी भी देश और किसी भी काल में किया जा सकता है। यथार्थता और निश्चितता। जैसे इंजीनियर, चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक कोई परामर्श देते हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन के विशेषज्ञ भी परामर्श दे सकते हैं, और लोक प्रशासन के विषय के जो सिद्धांत हैं वो यथार्थ के धरातल पर खरे उतरते हैं। अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ। लोक प्रशासन के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ और विधियाँ हैं, और ये विधियाँ और पद्धतियाँ जैसे गणित, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि विषयों से ग्रहण की गई हैं, और इन विधियों ने लोक प्रशासन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया है। लोक प्रशासन के प्रमाणिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। जिस प्रकार राजनीति विज्ञान में अरस्तु का पॉलिटिक्स, प्लेटो का रिपब्लिक, हॉब्स का लेवियाथन ये महान ग्रंथ हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैकियावेली की द प्रिंस, अबुल फजल का आइन अकबरी और मैगस्थनीज की इंडिका ये प्रमुख ग्रंथ हैं। लोक प्रशासन का महत्व। अब तक हमने लोक प्रशासन का अर्थ, उसका क्षेत्र और प्रकृति पढ़े। अब हम लोक प्रशासन के महत्व के बारे में पढ़ते हैं कि लोक प्रशासन का महत्व क्यों है, क्यों इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रशासन सरकार का एक उपकरण है, अर्थात प्रशासन सरकार का एक औजार की तरह है, एक अस्त्र है सरकार का। किसी भी देश की सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कुशल प्रशासन करना है। लोक प्रशासन का कार्य देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, नागरिकों के आपसी विवाद निपटाना आदि है। और सभ्यता के प्रारंभिक दिनों से ही लोक प्रशासन ये कार्य करता था। सभ्यता के विकास के बाद लोक प्रशासन के कार्यों में वृद्धि हुई। अब सरकार के अधिकांश कार्य लोक प्रशासन की परिधि में आ गए हैं। अपराधियों द्वारा अत्यधिक आधुनिक हथियारों को अपनाया जाना, विकासशील देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास की समस्याएं और अन्य कई चुनौतियां। लोक प्रशासन इन सारी चुनौतियों को पूरा करके आम जन के जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। यदि प्रशासन अपना कार्य बंद कर दे तो संपूर्ण समाज बालू यानी रेत के महल के भांति ढह जाएगा। प्रशासन राज्य का व्यावहारिक अंग। जैसे सरकार के 4 तत्व होते हैं, निश्चित भूभाग, और इसे दोबारा सुने, राज्य के 4 तत्व होते हैं। निश्चित भूभाग अर्थात एक जमीन होगी,
वहाँ जनसंख्या होगी, एक संप्रभुता होगी, अर्थात अपने आप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सरकार होगी वहाँ, अपने आप में वो स्वयंभू होंगे उस जगह के लोग, और शासन अर्थात वहाँ एक सरकार होगी। इनमें शासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, और शासन अर्थात सरकार के कार्यों और दायित्वों को क्रियान्वित करने में लोक प्रशासन एक अनिवार्य आवश्यकता है। अरस्तु ने कहा है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया। राज्य किस लिए अस्तित्व में आया? कि लोग जीवित रहें। और आज क्यों बना हुआ है? अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। विकास और परिवर्तन का साधन। लोक प्रशासन लोगों के विकास में मार्गदर्शन करता है। शैक्षणिक संस्थाओं का विकास, सड़क बांध मकान बनाना, उद्योगों में तकनीकी मानव शक्ति, शोध और विकास, वैज्ञानिक मानव शक्ति, इन सब का प्रबंधन करना ये लोक प्रशासन के कार्य हैं। लोक कल्याण का माध्यम। वर्तमान में विश्व के सभी देशों में लोक प्रशासन के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यों का संपादन किया जाता है। एल.डी. वाइट का कहना है कि एक समय था जब जनता सरकारी अधिकारियों से दमन की आशा करती थी, अर्थात सरकारी अधिकारी आएंगे और जनता को मारेंगे, पीटेंगे, शोषण करेंगे। उसके बाद जनता ने सोचा कि उसे स्वतंत्र और भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाए। अब आज जनता सोचती है कि प्रशासन हमें सुरक्षा देगा, हमारी सेवा करेगा। सभ्यता और संस्कृति का रक्षक। आज लोक प्रशासन केवल शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि वो हमारी आशाओं का हृदय है, आशाओं का केंद्र बिंदु है। एल.डी. वाइट ने लिखा है, लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। आज हम जो सभ्यता, संस्कृति और कला का निखरा हुआ रूप संसार में देखते हैं, वह लोक प्रशासन की ही देन है। प्रत्येक देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व है। प्रोफेसर डॉनहेम ने कहा है, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होगा। आंतरिक और बाह्य खतरों से रक्षा, ये प्रशासन का या लोक प्रशासन का अगला कार्य है कि आंतरिक और बाह्य खतरों से रक्षा करना। देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व लोक प्रशासन के कंधों पर है। देश की एकता को खतरों से बचाना, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, ये लोक प्रशासन की जिम्मेदारी है। देश की सीमाओं की निगरानी, विदेशी घुसपैठ को रोकना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, देश पर विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, ये लोक प्रशासन के ही दायित्व हैं। फाइनर ने कहा है, कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र सहारा है, इसके बिना राज्य छत बिछत हो जाएगा। प्रशासकीय राज्य के रूप में भूमिका। प्रशासकीय राज्य अर्थात वह राज्य जिसमें सारी भूमिकाओं का निर्वाह प्रशासन के द्वारा किया जाता है। राज्य की भूमिका पहले पुलिसिया राज्य हुआ करती थी, अब राज्य की प्रकृति में परिवर्तन आया है। लोक प्रशासन की भूमिकाएं लगातार बढ़ी हैं। डेमोक ने कहा है, लोक प्रशासन सभ्य समाज का आवश्यक अंग है, आधुनिक जीवन का प्रमुख तत्व है और इसमें राज्य के उस स्वरूप ने जन्म लिया है जिसे प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। अर्थ प्रशासकीय राज्य का तात्पर्य इतने से है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति लोक प्रशासन से जुड़ा रहता है। लोकतंत्र का रक्षक। लोकतंत्र में प्रशासन जनता के हितों के लिए कार्य करता है। लोकतंत्र में समस्त नागरिक एक समान होते हैं, कानून सभी के लिए समान होते हैं। प्रत्येक नागरिक तक शासन के कार्यों की सूचना पहुंचाना, नागरिक तथा मानव अधिकारों को क्रियान्वित करना, निष्पक्ष चुनाव कराना, नागरिकों में राजनीतिक चेतना जगाना, जनता की शिकायतों का निस्तारण करना, विकास कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, इन सब में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हरमन फाइनर ने कहा है, किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, उसके मंत्रीगण कितने ही योग्य हों, लेकिन बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता।
लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करना। लोकतंत्र में राज्य जनता के कल्याण के कार्य करता है। सामाजिक सेवाएं राज्य के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। जनता को जन कल्याण के लिए प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार लोक प्रशासन जन कल्याणकारी योजना और सुविधाओं के द्वारा जनता का जीवन सुखमय बनाने के प्रयास करता है। अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में महत्व स्पष्ट है। सरकार की सफलता या असफलता लोक प्रशासन के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, इसलिए विषय के रूप में उसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। चार्ल्स बियर्ड ने कहा है, लोक प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं होता। सभ्य शासन और मेरे विचार से स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम एक सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासनिक दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का विकास कर सकें। सामाजिक परिवर्तन का साधन। लोक प्रशासन सभ्य जीवन का महत्वपूर्ण साधन है। लोक प्रशासन के बिना सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। लोक प्रशासन समाज में सुनियोजित तरीके से परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा, राजनीतिक चेतना, कानून, दबाव समूह, आर्थिक विकास, स्वयंसेवी संगठनों सहित उनके साथ कार्य करता है। लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का एक हथियार होता है। लोक प्रशासन सामाजिक नियंत्रण का एक माध्यम होता है। मैक आइवर और पेज ने कहा है, सामाजिक नियंत्रण का आशय उस ढंग से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और स्थायित्व बना रह सके। इसमें व्यवस्था परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। ब्रुक एडम्स ने कहा है, प्रशासन एक महत्वपूर्ण मानवीय योग्यता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य सामाजिक परिवर्तन का रास्ता साफ करना, सामाजिक क्रांति के स्रोतों को शांतिपूर्वक दबाना होता है। पंडित नेहरू ने कहा है, लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का भी एक महान साधन है। तकनीकी विकास का माध्यम। व्यापक संचार साधनों, संचार संजाल और स्वचालन के बढ़ते प्रयोग से लोक प्रशासन व्यापक स्तर पर जटिल गतिविधियों को संचालित करने में सक्षम हुआ है। वह लोक प्रशासन ही है जो विज्ञान और तकनीकी की दिशा को विनाश से विकास की ओर मोड़ता है। आज उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर में लोक प्रशासन का तकनीकी पर्यावरण की ओर उन्मुख होना और निजी क्षेत्र की शैली को अपनाना एवं समग्र विकास प्राप्त करना, निजी क्षेत्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना इस बात का संकेत है कि लोक प्रशासन सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विकास के लिए समर्पित है। चार्ल्स मैरियम ने कहा है, प्रशासन एक मानव तकनीक का उद्भव है। प्रशासन एक तकनीक है, मानवीय तकनीक है जो आदमी के उसके जटिल परिवेश के अनुकूल बनाती है। विकास प्रशासन का पर्याय अर्थात पर्यायवाची। आज लोक प्रशासन का कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है बल्कि विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। अब लोक प्रशासन की जो नई भूमिका है वो सुविधापरक और उत्प्रेरक की बन गई है। लोक प्रशासन का उद्देश्य है विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। एडवर्ड वाइनर ने कहा है, ये विद्वान हुए हैं विकास प्रशासन के, एडवर्ड वाइनर, कि विकास प्रशासन की वर्तमान मान्यताएं प्रशासन को गतिशील राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं ताकि जनता के विकास, कल्याण और सुरक्षा के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। विधि एवं न्याय। लोक प्रशासन का अन्य मुख्य कार्य है विधायिका द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन करना। लोक प्रशासन कभी कभी विधायिका को नीति बनाने में परामर्श भी देता है। भारत में लोक प्रशासन राज्य, लोकतंत्र और संविधान के आदर्शों को प्राप्त करने का कार्य करता है। भारत में विधि के शासन के सिद्धांत को अपनाया गया है जिसमें सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं।
लोक प्रशासन बिना किसी भेदभाव के सभी सरकारी कार्यों का संपादन करता है। भारत में न्याय का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। यदि किसी भी व्यक्ति का शोषण होता है या किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने, दोषी व्यक्ति को दंडित करने का कार्य भी लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। न्यायपालिका को आवश्यक सहायता लोक प्रशासन के द्वारा दी जाती है। न्यायपालिका के निर्णयों और आदेशों का पालन एवं क्रियान्वयन लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। A.B. डायसी जो इंग्लैंड के विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने, सामाजिक एकता सुनिश्चित करने के लिए न्याय संगत तथा सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र का होना आवश्यक है। आजीविका का साधन। लगभग सभी देशों में लोक प्रशासन लोगों की आजीविका का साधन है। लोक प्रशासन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। राज्य एक सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता होता है। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन लोग रोजगार प्राप्त करते हैं और प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। लोक प्रशासन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का श्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार लोक प्रशासन के महत्व के बारे में ये स्पष्ट है कि लोक प्रशासन का महत्व और इसकी भूमिका कम नहीं हो सकती। लोकतंत्र में तो लोक प्रशासन का महत्व इतना बढ़ गया है कि प्रशासन सभ्य समाज की पहली आवश्यकता बन गई है। आज के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।